नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप आपका अपने परिवार स्टडी विद गाजीपुर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चली होगी। आज के हम इस वीडियो में आपको कक्षा 10 के विज्ञान के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चनों को कराने वाला हूं। बने रहिएगा अंत तक और इन क्वेश्चनों को बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा और अंत में अपना स्कोर बताइएगा कि इतने प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों को सही किया। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न दिया है कि कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, यह दर्पण कैसा है? तो वह कौन सा दर्पण है जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है समतल, दूसरा ऑप्शन है उत्तल और तीसरा ऑप्शन है अवतल और चौथा ऑप्शन है समतल या उत्तल। ठीक है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा समतल भी होगा और उत्तल भी होगा, लेकिन इसमें दोनों ऑप्शन में एक साथ दिया हुआ है यहाँ पर समतल या उत्तल दर्पण। ठीक है, तो समतल या उत्तल दर्पण द्वारा ही प्रतिबिंब कैसा बनता है? सदैव सीधा बनता है। ठीक है, यह पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? ठीक है, तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है? यह बराबर r/2। ठीक है, तो यह बराबर वक्रता त्रिज्या दिया हुआ r का मान 40 सेंटीमीटर है, तो 40/2 इसको काट दीजिए, 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए फोकस दूरी इसका दिया हुआ 20 सेंटीमीटर आ गया, बिल्कुल 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा दूसरे का। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं वह होती है। ठीक है, तो जिस भाग पर मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है उस भाग को हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है कार्निया, दूसरा ऑप्शन है परितारिका, तीसरा ऑप्शन है पुतली और चौथा ऑप्शन है दृष्टिपटल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि याद रखेंगे दृष्टिपटल को ही इंग्लिश में हम रेटिना कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को, रेटिना। ठीक है, यदि आपको हिंदी ना समझ में आएगा तो इसके इंग्लिश वाले पोर्शन को भी देख लीजिएगा, उसमें रेटिना लिखा होगा। ठीक है, तो जिस भाग पर प्रकाश का प्रतिबिंब बनता है मानव नेत्र में उस भाग को हम क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं और हिंदी में दृष्टिपटल कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए चौथा ऑप्शन, इसका चौथा प्रश्न क्या है कि सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु होता है। इसी तरह आपसे पूछा जाएगा कि सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु कितना होता है। ठीक है, तो निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, लेकिन आपसे क्या पूछा है? दूर बिंदु, तो दूर बिंदु होता है अनंत। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप कि मानव नेत्र का जो निकट बिंदु होता है वह 25 सेंटीमीटर होता है और जो दूर बिंदु होता है वह अनंत होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस प्रश्न को याद भी रखेंगे कि मानव नेत्र में जो निकट बिंदु होता है वह कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन, इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है? ऑप्शन है पहला बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, तीसरा बहुत अधिक बढ़ जाता है और चौथा ऑप्शन है निरंतर परिवर्तित रहता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, कि लघु पथन अर्थात शॉर्ट सर्किट जब होता है तो उस समय धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट अर्थात लघु पथन को ही इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट। जहां पे दो तार आपस में चिपक जाते हैं तो वहां पे धारा का मान क्या हो जाता है? एकदम परिपथ में बढ़ जाता है। तो ये लिखा है बहुत अधिक बढ़ जाता है, ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 6। ठीक है, 6 का उत्तर क्या होगा? प्रतिरोध का मात्रक होता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? कूलाम, ओम, जूल, ओम मीटर। ठीक है, कूलाम तो आवेश का मात्रक होता है। ठीक है, और जूल जो होता है यह ऊर्जा का मात्रक होता है और यह विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है, लेकिन आपसे केवल प्रतिरोध का मान पूछा है इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन, किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा होगी। ठीक है, तो फार्मूला आप पढ़ें Q बराबर IT। Q बराबर IT, आवेश ही पूछा आपसे। Q क्या है? आवेश, I क्या है? धारा और T क्या है? समय। तो कितना धारा बह रहा है? 2 एम्पियर की। कितने समय में? 2 सेकंड में। तो Q बराबर कितना हो जाएगा? 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 तो ना के 4 हो जाएगा और आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो 4 कूलाम ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद इससे टोटल 30 प्रश्न होंगे। 30 प्रश्न में आप अपना स्कोर बताइएगा कि आपने कितने स्कोर किए। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए अब इसके आगे के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 8 दिया है कि निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। तो इनमें से किसमें प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ हीरा में, दूसरा ऑप्शन है जल में, तीसरा ऑप्शन है कांच में और चौथा ऑप्शन है केरोसिन में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हीरे में जो प्रकाश की चाल होती है वह न्यूनतम होती है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 9, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है, तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? वोल्ट होता है कि वाट होता है कि एम्पियर होता है कि ओम होता है। ठीक है, तो देखिए वोल्ट जो होता है यह विभव या विभवांतर का मात्रक होता है, एम्पियर जो होता है यह विद्युत धारा का मात्रक होता है और जो ओम है यह विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। तो इसका ऑप्शन जो राइट होगा वो ऑप्शन कौन होगा? बी। ठीक है, वाट। तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। नेक्स्ट देखिए 10वां प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ है तो उसे चश्मे में कौन सा लेंस प्रयुक्त करना है? तो इसके लिए आपको ट्रिक याद रखना है, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको। NADU। ठीक है, एन का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष, और इसके निवारण के लिए आपको अवतल लेंस लगाना होगा चश्मे में। ठीक है, अवतल लेंस। और डी का मतलब होता है दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और इसके लिए चश्मे में उत्तल लेंस लगाना होगा। ठीक है, तो एन का मतलब निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करना है। डी का मतलब दूर दृष्टि दोष, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस लगाना है। तो कौन सा दोष पूछा? देखिए निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करना है। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। यदि आपसे यहाँ पर निकट दृष्टि दोष की जगह दूर दृष्टि दोष पूछता तो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये ट्रिक याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 11वां प्रश्न दिया है कि जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म पर आपतित होता है तो किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? तो एक प्रिज्म बना देता हूं मैं, पहले देख लो। ये श्वेत प्रकाश हो गया। ठीक है, तो श्वेत प्रकाश जो प्रकाश का विचलन होता है, ध्यान दीजिएगा, इस तरह 7 रंगों में होता है, 3, 4, 5, 6, 7। और विब ग्योर याद रखेंगे, विब ग्योर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा विचलन किस प्रकाश का होता है? तो वायलेट होता है, बैगनी रंग का सबसे ज्यादा। और न्यूनतम पूछा जाए तो सबसे कम किस में होता है? तो लाल रंग का। तो आपसे पूछा क्या? अधिकतम, तो किस में विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का। सबसे कम तो लाल रंग का। ठीक है, तो इसका बैगनी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म पर आपतित होता है तो किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का। सबसे कम किसका होता है? तो लाल रंग का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विद्युत धारा मापने की युक्ति है। ठीक है, विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? एम्पियर से। तो एम्पियर तो इसका मात्रक है। ठीक है, तो उसके डिवाइस का नाम पूछ रहा है, यंत्र का नाम पूछ रहा है। मोटर क्या करता है? तो मोटर जो है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एमीटर, इसका ऑप्शन राइट जो होगा वह कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जनित्र का कार्य क्या होता है कि यह विद्युत धारा उत्पन्न करने की एक युक्ति होती है। ठीक है, यह विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है और यह विद्युत धारा मापने की युक्ति है। कौन? एमीटर। ठीक है, कहीं कहीं इसको अमीटर भी लिखता है, तो दोनों ऑप्शन सही होगा, अमीटर या उसे एमीटर भी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट देखिए एंटीमनी। तो एंटीमनी क्या है? तो एंटीमनी धातु है, अधातु है कि उपधातु है कि मिश्र धातु है? तो एंटीमनी जो होता है यह एक प्रकार का उपधातु है। उपधातु किसे कहते हैं? जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। ठीक है, याद रखेंगे शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक, तो ये आपके 14 प्रश्न होंगे। इसी तरह आपको 30 प्रश्न में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे के प्रश्नों की तरफ लेकर चलता हूं आपको। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब इसके आगे के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 15 दिया है कि एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम है। हमने आईयूपीएसी नामकरण का वीडियो बना दिया है, उसको जाकर आप प्लेलिस्ट से अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, तो याद रखेंगे एसिटिक अम्ल को ही हम विनेगर या सिरका के नाम से भी जानते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है एसिटिक अम्ल का? CH3COOH। ठीक है, दो कार्बन के लिए होता है एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और COOH का आईयूपीएसी नाम क्या लिखते हैं हम? ओइक अम्ल। तो इसका आईयूपीएसी नामकरण क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नामकरण क्या होता है? एथेनोइक अम्ल। 16वां प्रश्न देखिए कि निम्न में कौन सा यौगिक अम्लीय प्रकृति का है? ठीक है, CH3CHO, इसे हम एसिटल्डिहाइड कहते हैं। ठीक,
CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम है एथे। तीसरा देखिए CH3COOH, इसको हम कहते हैं एसिटिक अम्ल। और चौथा ऑप्शन है CH4, जिसे हम मेथेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कौन सा अम्लीय प्रकृति का है, तो अम्लीय प्रकृति का कौन है, एसिटिक अम्ल CH3COOH, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 17वां प्रश्न दिया कि प्रोपेनेल में क्रियात्मक समूह होता है, तो प्रोपेनेल का फार्मूला क्या होता है, CH3 CH2 CHO। देखिए इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह दिख रहा है आपको, CHO, और CHO को ही हम कहते हैं एल्डिहाइड समूह। ठीक है, तो यह एल्डिहाइड हो गया, यह कीटोन समूह हो गया, यह एल्कोहल समूह हो गया, और यह कार्बोक्सिलिक समूह हो गया। ठीक है, याद रखेंगे। तो एल्डिहाइड समूह पाया जाता है प्रोपेनेल में। कौन सा क्रियात्मक समूह है, तो एल्डिहाइड समूह CHO समूह पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए आनुवंशिकी विज्ञान के जनक है, तो आनुवंशिकी विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को ही आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, हाइड्रा में, केचुआ में, तिलचट्टा में कि कबूतर में। ठीक है, तो मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रा में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मेंडल का प्रायोगिक पौधा है। ठीक है, मेंडल ने अपना किस पौधे पर प्रयोग किया था, तो याद रखेंगे इन्होंने मटर पर प्रयोग किया था, लेकिन इसमें मटर में दो ऑप्शन है, देखो मीठी मटर और उद्यान मटर। और कितने लक्षणों को देखा था मटर के, तो 7 विपर्यासी लक्षणों को देखा था, याद रखेंगे इसको। तो मेंडल का प्रायोगिक पदार्थ कौन सा है, तो उद्यान मटर। ठीक है, इसको ट्रिक करना आपको, उद्यान मटर को, मीठी मटर उद्यान मटर दोनों ऑप्शन रहेगा, तो उद्यान मटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सरसों गुड़हल पे नहीं मारिएगा। नेक्स्ट देखिए निम्न में कौन सा एक मानव में जनन तंत्र का भाग नहीं है। याद रखेंगे जितने भी प्रश्न है आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है, इन प्रश्नों को आप बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर पढ़ के जाना है। ठीक है, और इनके लिए आपको OMR मिलेगा, उस पर आपको रंगना रहेगा, ट्रिक मार्क्स नहीं करना, उसको रंगना रहेगा। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो नहीं पूछा है। ठीक है, अंडाशय तो मादा में होता ही है, गर्भाशय भी होता है, डिंबवाहिनी भी होती है, क्या नहीं होता है, तो शुक्रवाहिका। ठीक है, इसका ऑप्शन जो सी बिल्कुल राइट होगा कि शुक्रवाहिका जो होता है यह नर में पाया जाता है, और नर में कहाँ, वृषण में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। यदि आपसे यह जोड़े में पूछा जाएगा तो 23, यदि ऐसे पूछा जाएगा तो टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं, 42 44 48 46। कितने गुणसूत्र होते हैं, टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। यदि जोड़े में पूछा जाए तो 23 जोड़ी। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे जो प्रश्न बच रहे हैं उसको मैं आपको बता रहा हूँ। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसके बचे हुए प्रश्नों को भी देख लेते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 23 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, यह जीन दिया हुआ है। इसमें कौन सा जीन है जो शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। याद रखना यह शुद्ध दौने पौधे को दर्शा रहा है, यह संकर लंबे पौधे को दर्शा रहा है, यह शुद्ध लंबे पौधे को दर्शाया जा रहा है, और ये कैपिटल आर, टी का मतलब टाल होता है, और आर का मतलब राउंड, और राउंड का मतलब गोल। तो गोल बीज का जो लक्षण होगा वो कौन सा होगा, कैपिटल आर और कैपिटल आर। ठीक है, यह शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पादपों में जाइलम का कार्य क्या होता है, तो ज से जाइलम, ज से जड़, जड़ों के द्वारा यह क्या करता है, जल का संवहन करता है, तो जल का संवहन। तो पादपों में जाइलम का कार्य क्या हो गया, जल का संवहन करना होता है। नेक्स्ट देखिए जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है, जाइगोट को ही हम हिंदी में युग्मनज कहते हैं। ठीक है, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 2x होती है। ठीक, आगे देखिए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश के उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो यह तीनों आवश्यक हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट देखिए परागकोश में होते हैं वाहदल, अंडाशय, परागकण के बीजांड। ठीक है, तो परागकोश में क्या होते हैं, तो परागकोश में परागकण होते हैं। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, श्वसन में, उत्सर्जन में कि पाचन में कि पोषण में। ठीक है, तो याद रखेंगे हीमोग्लोबिन जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका किसमें निभाता है, श्वसन में। ठीक है, श्वसन में, सांस लेने में। नेक्स्ट देखिए 2 DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं,
पेप्टाइड बंध द्वारा, सहसंयोजी बंध द्वारा, ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा कि हाइड्रोजन बंध द्वारा। ठीक है, तो याद रखेंगे कि दो डीएनए तंतु आपस में किससे जुड़े होते हैं, तो हाइड्रोजन बंध द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तो 1 किलोवाट घंटा, तो याद रखेंगे 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा। तो 1 किलोवाट में कितना वाट, तो 1000 वाट। ठीक है, और 1 घंटा में कितना सेकेंड, तो 3600 सेकेंड। तो 36 गुणे 3 या घात और ये 2 हो जाएगा, तो 10 घाते कितना हो जाएगा 5, तो 3.6 गुणे 10 घाते कितना हो जाएगा 6 जूल। तो 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तो 3.6 गुणे 10 घाते 6 जूल होते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सभी प्रश्न आपको समझ में आगे होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अब इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।